हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हल के पुनर्गणन यानी उनके थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी थ्योरी के बताई है और उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हल के व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए, या फिर हल के पुनर्गणन सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तार पूर्वक बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मोल्ड करके कैसे भी आ सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये तो था क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर समझाने जा रही हूँ। तो आंसर है हमारा कि हल जो होते वो ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने पैवलेव और थर्नडाइक द्वारा किए गए कार्यों तथा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्हीं के अनुसार सीखने के लिए उन्होंने प्रतिपादन किया था। हल के अनुसार जो पैवलोव और थर्नडाइक का गुम्भरी द्वारा बनाए गए सिद्धांत सीखने या अधिगम की वस्तुनिष्ठ तथा पूरी से व्याख्या करने की सक्षम नहीं है, मतलब वो उनके बातों से सहमत नहीं है। उनका मानना था कि प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन और संबंधित सिद्धांतों की पूर्ण सिद्धांत के रूप में रखने का प्रयास अपने इस पुनर्गणन के सिद्धांत में किया जा सकता है। उन्होंने करके दिखाया है। हल मानते हैं कि उनका जो मुख्य तत्व है किसी आवश्यकता को दूर करना है। अन्य शब्दों से हमें कह सकते हैं कि मतलब दूसरे अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी स्थिति में कोई आवश्यकता महसूस होती है जिसको हम दूर करना चाहते हैं, तो कुछ भी उस क्षण से पहले अनुभव कर रहे हैं। जैसे हमारी प्रतिक्रियाओं का प्रत्युत्तर से संबंधित हो जाता है इस प्रकार। फिर उसके बाद आता है कि फिर हल के सिद्धांत का उनका मानना है कि जब भी कभी हमें आवश्यकता की कमी संतुष्टि मतलब हो जाती है तो उसकी संतुष्टि भी होती है, यानी कि SR का संबंध है। जो कभी कमी के कारण स्थिर होते हैं शक्तिशाली या प्रबल हो जाते हैं। जिनके अंदर मतलब जिनके पास कमियां होती हैं वो एक वक्त तक काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार सूत्र बना रखे हैं, जैसे SR बॉन्ड सिद्धांत का संशोधित रूप कह सकते हैं कि उन्होंने थर्नडाइक के SR सूत्र को संशोधित करके इसको SOR सूत्र बना दिया है। इसमें स्टिमुलस है यानी उद्दीपक है, ऑर्गेनिज्म है यानी प्राणी है, R यानी रिस्पॉन्स है प्रतिक्रियाएं या प्रत्युत्तर। हल का यह मानना था कि भिन्न भिन्न प्राणियाँ जो तरह तरह के लोग होते हैं उनमें तरह तरह के उद्दीपक प्रतिक्रियाओं में व्यक्त करते हैं, मतलब उनके अपने अपने रचनाएं होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। थर्नडाइक के अनुसार जो उनका सूत्र था SR कि उद्दीपक के प्रति प्राणी को एक जैसी प्रतिक्रिया ही होती है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन हमारे हल का मानना था कि जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सीखना कह सकते हैं या अनुकूलन काल समीप कह सकते हैं, यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, मतलब पुनर्गणन रेनफोर्समेंट के कारण संभव है तथा उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के अनुकूल स्थापित करने के काल समीपता आवश्यक होती है। उनका मानना था कि किसी द्वारा किसी भी चालक ड्राइवर की संतुष्टि होती है। इस कारण से हल के सिद्धांत को चालक यूनीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्हें ड्राइवर रेडिएशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें ड्राइव के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता का होना भी उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि इम्पोर्टेंट होता है। हल के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी थे जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हल का जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनमें से एक है कि आवश्यकता का अभाव या कमी यानी SR के बीच संबंधों को पुनर्गणन करती है, यानी उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करती है। इस सिद्धांत की दूसरी धारणा है कि पुनर्गणन रेनफोर्समेंट यानी चालक उद्दीपन स्टिमुलस ड्राइव पर आधारित होती है, यानी ड्राइवर पर आधारित होती है। हल का यह भी मानना था कि पुनर्गणन लक्ष्य उद्दीपक यानी गोल स्टिमुलस ड्राइव पर आधारित होती है। हल का यह भी स्टिमुलस के उत्पन्न या घटित होने पर निर्भर करता है कि वो काम कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। उनका यह भी मानना था कि आदतों के निर्माण के लिए उनका मानना था कि कई निम्न प्रकार की प्रक्रियाओं का होना भी जरूरी होता है। इसके पश्चात SR के बीच समय की अति असमीपता यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन टाइम होती है। पुनर्गणन के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस धारणा को हम नीचे डायग्राम में आपको चित्र के अनुसार बताएंगे। तो पहला तो था कि हमारा अधिगम या सीखना यानी लर्निंग, करके सीखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे अच्छा भी स्टेप है कि हम करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा नीड यानी कि आवश्यकता नहीं होगी तो आप करेंगे नहीं ऑब्वियसली। फिर आता है कि समय या अंतराल में अति समीपता, समय में और जो अंतराल है उसके बीच में बराबरी का
बराबरी होनी चाहिए। फिर आता है कि समय अंतराल में क्या होता है कि पहले तो होना चाहिए व्यवहार यानी आपका नेचर बिहेवियर। नेक्स्ट आता है कि संकेत यानी साइन। चालक में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सही चीज़ें जो होती है हमारे अधिगम के सीखने को बढ़ावा देती है और हमारी सहायता भी करती हैं। तो ये चित्र था छोटा सा, आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए भी, आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं हैं कि रिएक्शन पोटेंशियल की धारणा की व्याख्या निम्न सूत्र के आधार पर की गई। यानी कि आपने साइंस में पहले पढ़ा होगा कि हमारे साइंस में कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज बताई थी और रूल्स भी बताए थे, तो उनसे ही रिलेटेड है ये कि SER यानी D/V/K/S/TR। तो ये तो हमारा रूल है। आगे मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या है कि SER का क्या अर्थ है। तो है प्रतिक्रिया की क्षमता यानी रिएक्शन पोटेंशियली। उसके बाद है D चालक ड्राइवर। V होता है उद्दीपक तीव्रता गायत्यात्मक स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनेमिक्स। उसके बाद आता है K प्रोत्साहन अभिप्रेरणा इंसेंटिव मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। STTR आदत शक्ति यानी हैबिट स्ट्रेंथ। आपकी हैबिट जो होती है वो होनी चाहिए और ये करते करते ही आएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि आदत जो होती है हैबिट स्ट्रेंथ यानी कि हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग ही होती है, स्थिर होती नहीं रहती है। हमारी हैबिट चेंज होती रहती है हमारे एज के अकॉर्डिंग और कार्य के अकॉर्डिंग। तो इसमें परिवर्तन होने के कारण रिस्पॉन्स में परिवर्तन होता रहता है, रिस्पॉन्स में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इसका पुनर्बलित नहीं किया जाता। अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है जो कि आदत निर्माण में बाधा पहुंचाती है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हल ने अपने सिद्धांतों में वैज्ञानिकों के लिए हल ने अत्यधिक प्रयत्न किए हैं। उन्होंने कई प्रयत्न किए हैं जिसमें वातावरण के प्राणी या जीव पर पड़ने वाले प्रभाव को निवेश अर्थात इनपुट तथा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं को आउटपुट का नाम दिया है। उन्होंने इनपुट और आउटपुट के द्वारा वर्णन किया है, उनके बारे में चर्चा की है। तो ये थे, मैंने आपको रूल्स के मीनिंग बता दी हैं और रूल्स के की इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको समझा दिया है। अब मैं बताऊंगी इसके कुछ उपयोग कौन कौन से हैं। तो उसके उपयोग में क्या है स्टूडेंट्स कि इस उपयोग में हल का मानना था कि जो हमारी आदत होती है यानी हैबिट्स होती है उनके संबंध में काफ़ी व्याख्याएं वह प्रस्तुत करते हैं। जैसे होता है कि सिद्धांत पुरस्कार एवं दंड के महत्व को स्पष्ट करता है। जैसे आपकी हैबिट होगी, हैबिट के अकॉर्डिंग आप जिस अकॉर्डिंग अपना कार्य करेंगे या फिर अपना लेसन रेडी करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको विनर या फिर जो भी है आपको लॉस कुछ भी प्राप्त हो सकता है या फिर कुछ भी मिल सकता है। यह पुनर्बलन के प्रयोग पर जोर देने के साथ साथ उनके प्रयोगों की विधि के संबंध में भी विवेचना करता है। यानी उनके इस्तेमाल करने के साथ साथ उनके इस्तेमाल करवाने की विधि पर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से आवश्यकता न्यूनीकरण शिक्षा के उद्देश्य को बच्चों की आवश्यकता से जोड़ने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करें तथा लक्ष्य निर्धारण आदि में पर्याप्त सहायता मिलती है। ये सीखने के अधिगम संबंध को आवश्यकताओं के साथ भली भांति जोड़ता है ताकि अधिगम के संबंध को और आगे तक बढ़ाया जा सके हमारे फ्यूचर में, जिसके कारण अभिप्रेरणा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही संतुष्टि तथा प्राथमिकता देती है। तो ये था कि हमारे हल के सिद्धांत और ऐसे ही स्टूडेंट बहुत सारे हैं हमारे ग्रेट लर्नर जिन्होंने ऐसे सिद्धांत अपने प्रयुक्त किए हैं बीएड में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी होगी और ये मेरी पहली बुक है बीएड की जो एक कॉमन बुक होती है और ये हर एक बीएड क्लासेस में प्राप्त होती हैं, आपको मिलेंगी। आपके जितने भी बुक्स होंगे उसमें हर एक बुक में ये शामिल ज़रूर होती है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस मेरी और देखनी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा।